गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 10th क्लास हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर दैट इज द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। प्यारे बच्चों, आज हम उसका थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं और उसका नाम है द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 टू 1848। राइट, तो यानी कि आपको जो भी अभी हम बात करने जा रहे हैं, आपका ये फर्स्ट इंट्रोडक्टरी है, सिर्फ इसी को डेडिकेटेड है क्योंकि यहाँ पे दो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स में बनते हैं और 1 मार्क के लिए भी दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो छोटा सा पार्ट है, दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें आप देखेंगे एक तो कि किस तरीके से रेवोल्यूशनरीज, जो लिबरल रेवोल्यूशनरीज थे या जो नेशनलिस्ट थे, वो धीरे धीरे पूरे यूरोप में अलग अलग रीजन्स में उनकी जो तादाद है वो बढ़ती गई। राइट, रीजन्स में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि उस समय कोई ऐसे नेशन स्टेट्स नहीं थे। तो उसमें जैसे इटली है, जर्मनी है या ऑटोमन एम्पायर के प्रोविंसेस हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ टर्मिनोलॉजी आपको समझनी है क्योंकि आपने कई बार ये सुना भी होगा ऑटोमन एम्पायर। अगर नहीं सुना है तो अब आगे आप सुनने वाले हैं ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन OTTOMAN, मैन, ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर प्यारे बच्चों जो टर्की है, टर्की जिसकी कैपिटल है अंकारा, ये भी एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एम्पायर रहा है जैसे रोमन एम्पायर रहा है ना। तो वैसे ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एम्पायर रहा है ऑटोमन एम्पायर। इसकी हम एक बार लोकेशन देख लेते हैं प्यारे बच्चों। आप जानते हैं ये हमारा प्यारा भारत, और इधर जब हम बिल्कुल ब्लैक सी के नीचे आते हैं, मैंने आपको बताया था ना, पर सब फ्रांस, जर्मनी, पब PUB है ना, यूक्रेन एंड ब्लैक सी, इसके बिल्कुल यहाँ पे टर्की है। और टर्की जो है प्यारे बच्चों एक ऐसी कंट्री है जो एशिया में भी है, 90% एशिया में और 10% यहाँ इधर ये यूरोप से जुड़ी हुई है। और यहाँ पे ग्रीस है एक कंट्री, ये कंट्री भी आपको दिखानी जरूरी है। ग्रीस को बोलते हैं यूनान। अगर आपने इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑफ सोशल स्टडी अगर आपने देखा है तो उसमें मैंने इसके बारे में बताने की कोशिश की है। जो ग्रीस है प्यारे बच्चों, ये सिविलाइजेशन यानी जितनी भी सभ्यताएं हुई है दुनिया में, उन सब का पालना कहा जाता है ना। क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन बोला जाता है, यानी कि यूरोप की सिविलाइजेशन, यानी कि वो क्रेडल ऑफ द होल अर्थ। तो क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, क्रेडल का मतलब क्या होता है? पालना। जब बच्चा जो होता है, जब वो छोटा, जब वो पालने में झुलाते हैं उसको, तो वो यानी कि जितनी भी दुनिया में सिविलाइजेशन है और स्पेसिफिकली फॉर यूरोप जो आपकी बुक में मेंशन है, उसको बोला गया है कि वो क्रेडल है ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। और ये जो ग्रीस है इसको हिंदी में यूनान बोलते हैं, यूनान। और इसकी कैपिटल है प्यारे बच्चों मुर्गी के ऊपर एथेंस, और जब हम इसको जोड़ देंगे ATHEN, एथेंस है ना। 2004 में यहाँ पे ओलंपिक हुए थे एथेंस में। तो एथेंस, एक तो आपको ग्रीस पता चल गया है जिसकी कैपिटल है एथेंस, और उसको हिंदी में यूनान बोला जाता है। और दुनिया को बहुत कुछ देने वाला ये ऐसा देश है, क्योंकि आप जानते हैं सिकंदर महान जो जीता, वो सिकंदर वो इसी कंट्री से है। और उनके गुरु APS के थ्रू जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है, A फॉर एरिस्टोटल, एरिस्टोटल के यानी सिकंदर के गुरु एरिस्टोटल, एरिस्टोटल के गुरु प्लेटो, P फॉर प्लेटो, एंड S फॉर सॉक्रेट्स है ना, तो सुकरात जिनको हिंदी में बोलते हैं। तो ये महान हस्तियां जिन्होंने बहुत कुछ दुनिया को दिया है, ये भी ग्रीस से ही हैं, है ना। तो ग्रीस की एक अपनी बहुत इंपॉर्टेंस है। लेकिन ये जो ग्रीस है 5th सेंचुरी से ये ऑटोमन एम्पायर के अंडर में रहा है। और ग्रीस जो है वो वहां पे क्रिश्चियंस हैं, अगर आप बेसिकली देखें, यूरोप का पार्ट है वो। तो लेकिन जो ऑटोमन एम्पायर है बेसिकली डोमिनेटेड बाय मुस्लिम्स हैं। वहां के जो खलीफा होते हैं ना, आप अभी नेशनलिज्म इन इंडिया में भी आप ऑटोमन एम्पायर के बारे में देखेंगे कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने उनको 1924 में नेस्तनाबूद कर दिया था, नहीं खत्म कर दिया था बिल्कुल। तो ये जो ऑटोमन एम्पायर है इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। और उसके प्रोविंसेस में, जैसे मैंने आपको बताया अभी, इटली, जर्मनी एंड ऑटोमन एम्पायर के जो प्रोविंसेस हैं उनमें मतलब जो लोगों के अंदर जो रेवोल्यूशनरीज भावना थी वो बहुत ही उफान ले रही थी। तो इसके अलावा आप देखेंगे इसमें आयरलैंड आपको पता है इंग्लैंड के बिल्कुल साथ में जो आयरलैंड है, आपने उसमें भी देखा है, दिस इज इंग्लैंड और दिस इज आयरलैंड है ना। नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वो यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है। सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट SST वाली वीडियो प्लीज 10th वाले बच्चे आप जरूर देखें तीनों पार्ट। फिर आप इसमें देखेंगे कि फ्रांस, फिर हम बुक की तरफ चलेंगे कि बुक क्या कहती है। फिर आप देखेंगे इसमें प्यारे बच्चे कि जो फ्रांस है वहां पर एक 1789 में रेवोल्यूशन हुई थी, 1804 में फिर हमारे सिविल कोड आया, नेपोलियन ने मोर्चा संभाला
और जीतता जीतता 1815 में वाटरलू में डिफीट हुआ और उसके बाद कंजर्वेटिज्म आया, ट्रीटी ऑफ वियना हुआ, बॉर्बन फैमिली को आपने देखा था स्टैब्लिश किया 1815 में। तो 1815 में जब बॉर्बन फैमिली को स्टैब्लिश किया उसके बाद दोबारा से एक वहां रेवोल्यूशन हुई जिसको बोलते हैं जुलाई 1830 रेवोल्यूशन, क्योंकि वो जुलाई के मंथ में हुई थी। अब वो मोनार्की को स्टैब्लिश कर दिया था, तो वहां पर क्या हुआ कि लुइस फिलिप एक राजा थे जिनको नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरी या लिबरल रेवोल्यूशनरीज ने कॉन्स्टिट्यूएंट मोनार्की बना दिया। पहली बात तो फ्रांस को, यानी कि जो मोनार्की थी उससे क्या कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की क्या होता है, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन के पास ज्यादा ताकत होती है, जैसे ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आज भी, अगर हम सबसे सफलतम बात करें तो रेवोल्यूशनरीज ने लुइस फिलिप एक राजा थे, उनको उसका हेड बना दिया एज अ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। तो यानी कि बॉर्बन फैमिली को कब हटाया गया, जुलाई 1830 में। और किसको हेड बनाया गया, 1 मार्क सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लुइस फिलिप। तो लुइस फिलिप पे, हम इसको क्या बोलेंगे, लुइस फिलिप पे, क्योंकि इसकी जो स्पेलिंग है LOUIS PHILIP, फिलिप पे, PE डबल PA। तो लुइस फिलिप पे आपको कैसे याद करना है, 1 मार्क में सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बनाया गया लिबरल रेवोल्यूशनरीज के थ्रू, तो वो कौन थे, है ना, जिनको बनाया था, तो दैट इज लुइस फिलिप। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जस्ट टू रिमाइंड यू, या आपको याद कराने के लिए, मतलब ऐसा कोई मेरा वो नहीं है, लेकिन आपको याद कराने के लिए, और वैसे भी कि लुइस फिलिप एक कपड़ों का ब्रांड है जो कि इंडियन है, लेकिन उसके जो क्वालिटी है कपड़े की वो मतलब बड़ी एक अच्छी होती है, मुझे बहुत पसंद है। और मैं लुइस फिलिप के मैक्सिमम मेरी जो फॉर्मल ड्रेसेस होती हैं वो आप देखेंगे कि वो मैं लुइस फिलिप की डालता हूँ। लुइस फिलिप का जो साइन होता है प्यारे बच्चों, वो आपको मैं दिखाता हूँ। लुइस फिलिप, राइट, लुइस फिलिप साइन, ये आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये किंग के उसमें आप ये देखेंगे, दिस इज द साइन ऑफ लुइस फिलिप ब्रांड, है ना, जो कपड़ों का है और जो मुझे बहुत पसंद है। तो आपको मैं याद कराने के लिए कि आपके जो टीचर हैं वो लुइस फिलिप, और वो मोनार्क कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की में उसको एज अ हेड बनाया इन्होंने। तो अब आप देखेंगे प्यारे बच्चों, 1815 में रिस्टोर की बॉर्बन फैमिली, जुलाई 1830 में यानी लुइस फिलिप को यानी कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आ गई, मोनार्की हट गई। तो यहां पर मैटरनीच क्या बोलते हैं, व्हेन फ्रांस स्नीजेस होल यूरोप गेट्स कोल्ड, यानी कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को ठंड लग जाती है। इस इंसिडेंट्स के बाद, है ना, जब ये जुलाई में जब कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आया, लुइस फिलिप को वहां का किंग बनाया गया, हेड ऑफ द कंट्री बनाया गया, उसी के जस्ट 3 महीने बाद, जस्ट 3 months आफ्टर दैट, तो बेल्जियम, आपको पता है जो नीदरलैंड यानी हॉलैंड और डच, नीदरलैंड, हॉलैंड एंड डच, ये अलग अलग नाम है एक ही कंट्री के, नीदरलैंड, उसके अंडर में था बेल्जियम। तो बेल्जियम ने अक्टूबर, आपके बुक में नहीं है डिटेल में, 4 अक्टूबर इनफैक्ट 1830 में, वो जुलाई में हुई थी फ्रांस में, फिर उसके बाद बेल्जियम, आपको पता है फ्रांस के जस्ट ऊपर है ना, जर्मनी और फ्रांस के बीच में यहाँ पे बेल्जियम, फिर ऊपर नीदरलैंड। तो बेल्जियम ने अपनी इंडिपेंडेंस कर दी, जो मैंने आपको आपके फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था इंडिपेंडेंस कब हुई थी, जब हमने 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ था, जो हमने वो देखा था। तो उसके बाद ये आप देख रहे हैं कि आपने एक कंट्री के बारे में देखा, फ्रांस के बारे में, यानी कि जो दोबारा से हुई, फिर हमने देखा बेल्जियम के बारे में, छोटी सी लाइन, है ना, यानी 1830 में वो इंडिपेंडेंट हो गया फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स। क्यों बोल रहे हैं उसको यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड, क्योंकि छोटे छोटे उनसे वो बना हुआ था। तो इसके बाद फिर आप देखेंगे ग्रीस के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको ये बताया है सारा, कि सिकंदर महान और उनके एरिस्टोटल, देन प्लेटो, देन सॉक्रेट्स, जिन्होंने बहुत कुछ दुनिया को दिया। आने वाली वीडियोस में मैं आपको आपके साथ शेयर भी करूंगा। तो उसके बारे में आप देखेंगे कि किस तरीके से जो ग्रीस की रेवोल्यूशन हुई थी, यानी कि जो ग्रीस का जो इंडिपेंडेंस वॉर था 1821 में, क्योंकि मैंने जैसा बताया 5th सेंचुरी से वो लोग किसके अंडर में थे, ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर बेसिकली मुस्लिम्स थे, तो वो जो उनके अंडर में थे, वहां पर एक फीलिंग आई कि भी नेशनलिस्ट की, क्योंकि वो कहीं ना कहीं चल रही थी, आपको पता है, लिबरल्स। तो उस फीलिंग ने रेस्ट ऑफ द यूरोप के जितने भी जो रेवोल्यूशनरीज थे, उनकी जो स्पीड थी या जो उनका जो आक्रोश था, उसको और ज्यादा बढ़ा दिया। अभी जो ग्रीस है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो नेशनलिस्ट थे उनको कौन सपोर्ट कर रहे थे, ग्रीस के लोग तो कर ही रहे थे इसको, लेकिन जो ग्रीस से एग्जाइल हो गए थे, एग्जाइल आपको पता है यानी कि जो देश निकाला दे दिया जाता है, यानी ऑटोमन एम्पायर के वो
के अंडर था ग्रीस, और वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कार्रवाई कर रहे होंगे कि जो अपने देश के प्रति हो, तो उन्होंने उनको देश निकाला दे दिया, तो वो सपोर्ट कर रहे थे। एंड मैक्सिमम वेस्टर्न यूरोप वाले, है ना, पूरा यूरोप आप देख रहे हैं, तो वेस्टर्न यूरोप वाले जितनी भी कंट्रीज के जो रेवोल्यूशनरीज थे वो बहुत सपोर्ट कर रहे थे इनको। क्यों? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पता था जो ग्रीस यानी यूनान का जो इतिहास है वो बहुत ही रिच है और बहुत कुछ उसने दुनिया को दिया है, सिकंदर, एपीएस जो मैंने आपको बताया। तो इस वजह से वो सपोर्ट कर रहे थे। नहीं, एक तो एक्साइल वाले, और ये बेसिकली यहाँ पे पोएट्स और आर्टिस्ट, मतलब पोएट्स ये जो भी गाना बजाना है, जो कविताएं, जो फोकलोर्स जो होती हैं, इन लोगों ने स्पेसिफिकली बोला। यहाँ पे 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन ग्रीस को किसने बोला? तो पोएट्स एंड आर्टिस्ट्स ने, है ना। आर्टिस्ट जैसे फ्रेडरिक सोरियो था, पोएट्स आप आगे आप देखेंगे काफी हैं। तो इन्होंने इसको क्या बोला, क्या मतलब अपने अपने गानों में या अपनी उसमें सिंबलाइज किया, क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। यहाँ पर आप एक चीज देखोगे प्यारे बच्चों की उन्होंने साथ में ये भी कहा कि ये मतलब जो ऑटोमन एम्पायर है मुस्लिम्स का है, तो इसके अगेंस्ट जो भी ग्रीस कर रहा है दिस इज करेक्ट, है ना, तो उसको सपोर्ट किया उन्होंने। यहां पर आप एक व्यक्ति के बारे में देखेंगे, लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन का वैसे भी आपने सुना होगा नाम, आपने इंग्लिश की अगर आप जब आगे किताबें पढ़ेंगे तो उनका नाम जरूर सुनेंगे। वो एक इंग्लिश पोएट थे, और जहां पे भी बोला जाता है इंग्लिश पोएट तो इसका मतलब वो इंग्लैंड की बात हो रही है। तो वो इंग्लैंड के, इंग्लिश मतलब इंग्लैंड, तो इंग्लैंड के थे वो, लेकिन उन्होंने क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन या ग्रीस के इंडिपेंडेंस वॉर में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। उन्होंने 3 काम किए थे, ऑर्गेनाइज्ड फंड्स, है ना, एंड वेंट टू फाइट इन द वॉर, युद्ध में लड़ने के लिए गए, और वहीं पर उनकी 1824 में बिकॉज ऑफ फीवर उनकी मौत हो गई थी। यानी कि हम लॉर्ड बायरन के बारे में 3 पॉइंट्स, 3.3 मार्क के क्वेश्चन, और उसमें आपको उसकी डेट याद रखनी है और कॉज ऑफ डेथ याद रखना है, फीवर की वजह से 1824 में। अभी आपको डेट्स अभी हम बिल्कुल अच्छे से समझ लेंगे, तो ये मैं जस्ट आपको ब्रीफ दे रहा था। उसके बाद ग्रीस को फाइनली एक इंडिपेंडेंट नेशन के तहत उसको मतलब एक दर्जा मिला इंडिपेंडेंस। कब? 1832 में, विद द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। और ये कॉन्स्टेंटिनोपल है, मैं वो भी एक बार आपको दिखा देता हूं ताकि मुझे आपको दोबारा ना दिखाना पड़े। आप देखेंगे प्यारे बच्चों, दिस इज टर्की। मैंने बताया था ना इसका कुछ पार्ट जो है वो ग्रीस वाला जो इधर यूरोप में है वहां पर है। तो यहां पर है बिल्कुल जो इन 2 ब्लैक सी और मेडिटेरियन को आपस में जोड़ता है, बीच में इस्तांबुल। अब कॉन्स्टेंटिनोपल को अब आज की डेट में क्या बोला जाता है? इस्तांबुल। अब यहाँ पे आपको वो दिखा नहीं होगा। अब हम चलते हैं यहाँ पे यूरोप में। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक, दिस इज टर्की, दिस इज इस्तांबुल, दिस इज इस्तांबुल, राइट। आई होप आप इसको देख पा रहे हैं, इस्तांबुल। ओके, तो ये हमने देखा। अब हम देखते हैं कि आपकी बुक क्या कहती है। एज कंजर्वेटिव्स, वो जो कंजर्वेटिव की जिसकी अभी हमने बात की, न्यू कंजर्वेटिज्म, tried to consolidate their power. Liberalism and nationalism came to be increasingly associated with revolution in many regions of Europe, such as Italian, yani Italy, German states, yani 39 Confederation, the province of the province, yani कि उनके अंदर में जो है of Ottoman Empire, Ireland and Poland. Poland की कैपिटल क्या है? Warsaw. These revolutions were led by the liberal nationalists. इनको कौन लीड कर रहा था, कौन इनको ऑर्गेनाइज कर रहा था? Liberal nationalists belonging to the educated middle elite class, है ना। एजुकेटेड थे, मिडिल क्लास थे, और इलीट यानी जो थोड़े से महत्वपूर्ण लोग होते हैं, है ना, जो थोड़े से उसमें इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं। Among whom were professors, school teachers, clerks and members of the commercial middle classes. The first upheaval took place in France in July 1830. अब हम फ्रांस के बारे में आ गए हैं। फ्रांस रेवोल्यूशन दिस। अब एक और आप पढ़ोगे 1848 नेक्स्ट में, तो आप इसका पूरा आपको सर्कल। The Bourbon kings who had been restored to power during the conservative reaction after 1815, जो ट्रीटी ऑफ वियना के बाद हुआ था, were now overthrown by liberal revolutionaries. किसने ओवरथ्रोन किया उसको? लिबरल रेवोल्यूशनरीज ने, who installed a constitutional monarchy रिस्टोर या उनको इंस्टॉल किया, with Louis Philippe as its head. When France sneezes, Metternich one remarked, उन्हें एक बार बोला था, when France sneezes, the rest of the Europe catches cold.
है ना। तो आपने मेटरनिच, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि हमें क्वेश्चन जो करने हैं वो किस तरीके से समझने हैं। द जुलाई रेवोल्यूशन स्पार्क्ड एन अपराइजिंग। अब इसका क्या है, इन्होंने एक बात क्यों बोली, क्योंकि जस्ट उसके 3 महीने बाद इन ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स आपको पता है कैपिटल ऑफ बेल्जियम, which led to Belgium breaking away from the United Kingdom of the Netherlands. नीदरलैंड, हॉलैंड, डच सभी सेम है। ये हमने देखा अबाउट फ्रांस। अब हम चलते हैं अबाउट ग्रीस। An event that mobilized nationalist feeling among the educated elite across Europe was the Greek War of Independence. और ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब हुआ, 1821 में। Greece had been part of Ottoman Empire since the 5th century. We have shared the growth of revolutionary nationalists in Europe sparked off a struggle for independence among the Greeks, which began in 1821. Greek War of Independence जो कब begin हुआ, 1821 में। Nationalists in Greece got support from other Greeks living in exile. Exile का मतलब आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों। And also from the many West European who had sympathized, यानी कि उनके मन में कहीं ना कहीं sympathy थी for ancient Greek culture. Poets and artists lauded, यानी उन्होंने बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया, बोला हर जगह, lauded Greece as the cradle of European civilization. 1 mark question, very important. या इसको 3 mark में भी कैसे पूछ सकते हैं, explain why Greece is known as cradle of European civilization, right? And mobilized public opinion to support its struggle against a Muslim empire. Ottoman Empire जो है Muslim empire. The English poet Lord Byron organized funds, यानी English poet है Lord Byron है, organized funds and later went to fight in the war where he died of fever in 1824. Finally, the Treaty of Constantinople of 1832 recognized Greece as an independent nation. तो फाइनली फिर ये जब एक लंबा वो चला तो उसके बाद फाइनली उसको एक इंडिपेंडेंट नेशन के तहत दर्जा प्राप्त हुआ। यहाँ पर प्यारे बच्चे आप देखोगे कि आप डेट्स जो है कुछ बढ़ गई हैं, 4 डेट्स आपको उसमें इंक्लूड करनी है। यहाँ पर आप एक चीज का ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में जब हम कर रहे हैं तो आप जो भी हम करेक्टर कर रहे हैं, जैसे हम मेटरनिच के बारे में हम 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं, ज्यादा लिख सकते हैं। होस्टेड द वियना, ट्रीटी ऑफ वियना है ना, फिर उसमें उसने बोला कि जो जियोसेप्पे मैज़िनी के बारे में, फिर उन्होंने बोला फ्रांस जब चीखता है, तो 3 पॉइंट हो गए। ऐसी लॉर्ड बायरन है ना, इसके बारे में 3 पॉइंट हो गए, राइट। तो कैरेक्टर्स जितने भी हैं आप इस चैप्टर के वो सारे एक साथ लिखेंगे 1 by 1 उनको, क्योंकि जब हम उसको याद करेंगे तो कैरेक्टर कुछ छूटना नीचे, आगे आप 5-6 कैरेक्टर्स और देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। साथ में आप इस तरीके से एक टाइमलाइन अभी से बनाना शुरू कर देंगे, राइट। तो जैसे मैंने बताया, तो कैरेक्टर्स के क्वेश्चन आप अलग से लिखेंगे बिल्कुल सेपरेट, और ट्रीटीज के जो भी क्वेश्चन है, जैसे ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल कब हुई, 1832 में, 1 मार्क के लिए भी मैं बता रहा हूं आपको, और ये आपके 5 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए आएंगे कैरेक्टर वाले, और 1 मार्क तो है ही है, राइट। तो हमने क्या देखा था, 1804 सिविल कोड हुआ है ना, नेपोलियनिक कोड जिसको हम बोलते हैं, जिसमें हमने किया था पी बियर पी। 1815 में नेपोलियन को डिफीट हुआ, किसने किया, ब्रैप ने, राइट। फिर हमने ट्रीटी ऑफ वियना देखा, फिर हमने बॉर्बन फैमिली रिस्टोर कर दी थी, हमने ये देखा। 1821 ग्रीस है ना, द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब हुआ, 1821, राइट। फिर 1824 लॉर्ड बायरन, इसकी डेथ हुई। जुलाई 1830 में फ्रांस की रेवोल्यूशन, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की स्टैब्लिश किया गया, लुइस फिलिप्पे एज हेड। फिर अक्टूबर 1830 बेल्जियम सेपरेटेड फ्रॉम नीदरलैंड। फिर 1832 कॉन्स्टेंटिनोपल है ना, जिसमें ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन का दर्जा मिला। 1834 में क्या हुआ, कस्टम यूनियन। एंड 1848 में फ्रेडरिक सोरियो की जो हमने स्टार्ट किया था। तो प्यारे बच्चों, इसमें आगे आप देखेंगे, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग है, द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। प्यारे बच्चों, जब मैं 10th क्लास में था और जब ये चैप्टर चल रहा था, तो मेरे को पता था कि अब ये रोमांटिक वाला कुछ आने वाला है, तो मैं स्पेशली क्लास में बहुत ही ध्यान से सुन रहा था कि इसमें क्या आएगा, क्या बताएंगे हमारे टीचर। और सच में आज जब मैं इस फीलिंग को आपके साथ शेयर करूंगा, तो दिस इज द रियल रोमांटिक फीलिंग्स फॉर द नेशन। तो आई होप यू विल इंजॉय दैट कि द रोमांटिसिज्म क्या होता है एक्चुअल में, है ना। जो कहते हैं ना भगत सिंह, एक बार भगत सिंह को किसी ने कहा कि भाई भगत सिंह राजगुरु सुखदेव, ये एक काइंड ऑफ वो है, आप इसको फॉकलोर कह सकते हैं, कि तुम जो है
इतनी दीवानगी अपने देश के प्रति मतलब क्यों दिखा रहे हो? तुम अच्छे खासे परिवार से हो, क्यों नहीं तुम अपना वो कर लेते हो, एक अच्छी खासी जिंदगी जी लेते हो? तो उन्होंने कहा ये दीवानगी यानी कि जो नेशन के प्रति जो दीवानगी है, तो भगत सिंह ने कहा तुम्हारे खून में पानी बहुत है, तुम्हें जीने में आसानी बहुत है, कबूतर इश्क का उतरे तो कैसे, यानी कि वो दीवानगी जो देश के प्रति है वो कबूतर इश्क का उतरे तो कैसे, तुम्हारी छत पे निगरानी बहुत है। तो यानी कि वो मतलब कहने का मतलब ये कि वो ये कह रहे थे कहीं ना कहीं ये जो दीवानगी है, जो देश के लिए मर मिटना, दिस इज समथिंग ब्यूटीफुल, और इससे बेहतरीन मौत और नहीं हो सकती जब हम अपने देश के लिए मरते हैं। दैट्स व्हाई हम 10th में पढ़ रहे हैं नेशनलिज्म यूरोप एंड नेशनलिज्म इन इंडिया। तो दिस इज फॉर योर क्लिक माय डियर सन एंड डॉटर्स। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा ऑटोमन एम्पायर क्या है। लुइस फिलिप की आपके सर को ब्रांड डालते हैं ये वाला, और कॉन्स्टेंटिनोपल को आज की डेट में जो बोलते हैं दैट इज इस्तांबुल। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।